वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे चैप्टर यानी पाठ का नाम है रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, परिसंचरण शब्द पे गौर कीजिए थोड़ा सा। परि का मतलब होता है चारों ओर और संचरण का मतलब होता है बहना। तो रक्त का चारों ओर पूरे शरीर में बहना, ये हमारा लेसन का नाम है, पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है रक्त परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन। देखिए, हम जानते हैं कि भोजन के पाचन से हमारे शरीर में ग्लूकोज नाम का एक पदार्थ बनता है और ये जो ग्लूकोज नाम का पदार्थ बनता है भोजन के पाचन से, इसका जो अवशोषण होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमारी छोटी आंत में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं, छोटी आंत, उसके अंदर होता है। और छोटी आंत के अंदर भी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम दीर्घरोम हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं विली। तो ये जो दीर्घरोम या विली नाम की जो संरचना होती है छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसके द्वारा भोजन के पाचन से बना हुआ जो ग्लूकोज होता है उसका अवशोषण किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। और ये जो ग्लूकोज बनता है बाद में हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये जो ग्लूकोज है ये शरीर का पेट्रोल है, शरीर का पेट्रोल है। इससे ही एनर्जी पैदा होती है।
और ये जो शरीर का पेट्रोल है यानी ग्लूकोज है, हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद एक खास संरचना होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की संरचना होती है, जो कोशिका के अंदर मौजूद होती है, इस संरचना के अंदर श्वसन की पूरी प्रक्रिया होती है किसी भी कोशिका के अंदर। ठीक है। और श्वसन की प्रक्रिया में होता क्या है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर होता क्या है, श्वसन की प्रक्रिया में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज जो होता है, भोजन के पाचन से जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ में, जो हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ में अभिक्रिया होती है, और ग्लूकोज जो है सांस में ली गई ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में विखंडित हो जाता है। और विखंडन की इस प्रक्रिया में, टूटने की इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। और ये जो ऊर्जा निकलती है, यही ऊर्जा कोशिका को जीवित रखने में और उसके दैनिक जो कार्य होते हैं इस कोशिका के, उनमें काम आती है। ठीक है। यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार की संरचना है। और इसके अंदर होता क्या है, भोजन के पाचन से जो हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और दो भागों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने से ऊर्जा पैदा होती है, और इसी ऊर्जा से कोशिका जीवित रहती है। ठीक है। अच्छा, श्वसन की ये जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा तो निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ शरीर के लिए हानिकारक एक गैस भी निकलती है, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस भी निकलती है। ठीक है। और कोशिका में इसके अलावा अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। कई तरह की अभिक्रियाएं होती रहती हैं कोशिका में। जैव रासायनिक अभिक्रिया जो कि जीव के अंदर होती हैं, रसायनों के कारण होती हैं, उनको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कोशिका में अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, उनसे भी कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे सामने कुछ प्रश्न उभरते हैं। जैसे नंबर 1, भोजन के पाचन से बना ग्लूकोज आखिर किस माध्यम से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है? भोजन के पाचन से बना ग्लूकोज आखिर किस माध्यम से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है? नंबर 2, श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस कोशिका तक, सेल तक किस माध्यम से पहुंचती है? नंबर 3, श्वसन के परिणाम स्वरूप, रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप बनी हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है? और नंबर 4, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ आखिर किस माध्यम से कोशिका से बाहर निकलते हैं? ये 4 मुख्य प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। हमने आपको बताया कि भोजन के पाचन से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो ग्लूकोज के अवशोषण का कार्य करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ग्लूकोज अवशोषित हुआ है आखिर किस माध्यम से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है? इसी प्रकार से हमने ये भी कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और
ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रत्येक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की संरचना होती है उसके अंदर जो प्रक्रिया होती है ऊर्जा बनाने की, उसके लिए अनिवार्य होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो हम श्वसन में लेते हैं, सांस लेते समय लेते हैं, ये गैस कोशिका तक किस माध्यम से पहुंचती है। इसी तरह से हमने आपको ये भी बताया था कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर जो संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर, तो श्वसन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ हानिकारक गैस बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रमुख हानिकारक गैस है। अब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो आखिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। इसी तरह से हमने कहा कि हमारे शरीर में बहुत तरह तरह की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं और इसके दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो ये जो हानिकारक पदार्थ है इनका हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बने हैं, आखिर किस माध्यम से कोशिका से बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि आखिर ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन और ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने यानी इनका परिवहन यानी इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आखिर किस तंत्र या किस माध्यम या किस वाहन का प्रयोग किया जाता है, किस माध्यम से ये जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कोशिकाओं तक किस माध्यम से पहुंचते हैं और कोशिकाओं से बाहर किस माध्यम तक पहुंचते हैं। ठीक है, हमारा जवाब है उक्त सभी चीजों के परिवहन के लिए जो माध्यम काम आता है उसका नाम है रुधिर, जिसको हम रक्त भी कह देते हैं या इसको हम खून भी कह देते हैं या इसको हम लहू भी कह देते हैं और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ब्लड। ब्लड, BLOOD, ब्लड। ठीक है, खून के माध्यम से ही जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। चाहे वो ग्लूकोज की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो और चाहे किसी अपशिष्ट पदार्थ की बात हो, इन सब पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में, इन सभी पदार्थों का जो हमारे शरीर में परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? रुधिर, रक्त, खून, लहू या ब्लड के माध्यम से। ठीक है, और खून के परिवहन के लिए, खून के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार इस संपूर्ण तंत्र को, पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परि मतलब चारों ओर, संचरण यानी घूमने वाला, तंत्र यानी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम कहते हैं अन्य शब्दों में रक्त परिसंचरण तंत्र भी कह देते हैं। केवल परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र भी हम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम कहते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है रक्त परिसंचरण, इसमें तंत्र शब्द नहीं आया, बात वही है। ब्लड सर्कुलेशन ये हमारे पाठ का नाम है और ये हमारे तंत्र का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। खून के परिवहन के लिए हमने देखा कि चाहे ग्लूकोज की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ की बात हो, चाहे किसी हार्मोन की बात हो, जो कुछ भी हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है उसका जो माध्यम होता है वो होता है ब्लड, खून। और खून के परिवहन के लिए जिम्मेदार जो तंत्र होता है उसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, या रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने कब की थी? 1628 में। 1628 के अंदर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, का पता लगाया था, कि डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो हमसे कोई सवाल पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की और कब की? तो हमारा जवाब होगा रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज यानी डिस्कवरी विलियम हार्वे ने की। और कब की? 1628 में की। अब ये जो विलियम हार्वे जो थे, ये इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे, ब्रिटेन के इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे, अंग्रेज डॉक्टर थे। ठीक है। और इस खोज के कारण ही विलियम जो हार्वे जो हैं, इनको एक नाम दिया गया सर्कुलेटर। क्या नाम दिया? सर्कुलेटर। क्योंकि इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, इसलिए इनको एक नाम दिया गया सर्कुलेटर। ठीक है। अब देखिए, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती हैं। कितनी चीजें शामिल होती हैं? 3 चीजें शामिल होती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्यतः 3 चीजें शामिल होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? नंबर 1, रुधिर, रक्त, खून, लहू या ब्लड। एक ही नाम है सारे, कुछ भी, कोई भी एक नाम हम चुन सकते हैं। रुधिर भी कह सकते हैं, रक्त भी कह सकते हैं, खून भी कह सकते हैं, लहू भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, रुधिर वाहिकाएं या नलियां। वाहिकाएं यानी नलियां, ट्यूब्स। रुधिर वाहिकाएं, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। और नंबर 3, हृदय यानी हार्ट। तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर 3 मुख्य चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1, रुधिर यानी ब्लड, रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स और हृदय यानी हार्ट। अब हम बारी बारी से इन तीनों चीजों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले प्रमुख घटक यानी रुधिर या ब्लड पर। अब देखिए, हम जानते हैं कि लगभग सभी सजीवों के शरीर में लाल रंग का एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में रुधिर, रक्त, खून, लहू या ब्लड कहते हैं। प्रत्येक मानव के शरीर में लगभग 5 से 6 किलो या लीटर, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि खून का स्वाद जो होता है, अगर उसको चखें तो खून का जो स्वाद होता है वो चखने में कसैला या कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा या कसैला। कसैला। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कड़वा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो नेचर होती है, वो क्षारीय होती है। क्षारीय होती है। क्योंकि हमने आपको बताया था पहले,
कि क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, तो क्षार जो होते हैं ये चखने में कड़वे होते हैं। बताया था ना हमने आपको पहले। चलिए, तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है और खून का स्वाद चखने में कसैला होता है, कड़वा होता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होती है, वो क्षारीय होती है, बेसिक होती है। क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, ठीक है। और क्षार की दूसरी पहचान और होती है कि अगर हम इसमें यानी खून में लाल लिटमस पेपर को डुबोएं तो उसका रंग बदल करके नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर को अगर डुबोते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? खून की जो नेचर होती है, प्रकृति जो होती है, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। और किसी भी चीज की प्रकृति के लिए, प्रकृति की पहचान के लिए एक पैमाना होता है, उसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच जो कि किसी भी चीज की प्रकृति यानी वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका पता लगाने के लिए होती है, ठीक है। यहां तो आप फिलहाल तो पीएच को याद रख लें कि ये अम्लीय क्षारीय पता लगाने का एक पैमाना है, एक स्केल है ये। तो जो खून होता है हमारा, उसका जो पीएच होता है उसका मान होता है 7.4। हमारे खून का पीएच जो होता है वो होता है 7.4, यानी इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, ये बेसिक होता है, मतलब चखने में कड़वा लगेगा। और अगर इसको लाल लिटमस पेपर में के अंदर इसको खून में डुबोएं इसके अंदर, तो लाल लिटमस पेपर जो है उसका रंग बदल करके नीला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, चिकित्सा विज्ञान की जो एक शाखा है जिसका नाम है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, अंग्रेजी में लिखें तो HEMATOLOGY, हिमेटोलॉजी। तो ये जो हिमेटोलॉजी शाखा है, इस शाखा के अंदर, विज्ञान की हिमेटोलॉजी जो शाखा है, इस ब्रांच के अंदर, इस शाखा के अंतर्गत हम रुधिर के बारे में, खून के बारे में, ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जब भी ब्लड की बात आती है तो एक शब्द बार बार काम में आता है, यूनिट, कि भाई 5 यूनिट ब्लड चाहिए, 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो ये यूनिट का मतलब क्या होता है? खून की 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? हालांकि आपकी बुक में नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि विज्ञान की भाषा में, चिकित्सा विज्ञान के अंदर 1 यूनिट जो खून होता है उसका मतलब क्या होता है। तो 1 यूनिट खून का मतलब होता है 450 ml खून, यानी लगभग आधा किलो खून हो गया, लगभग 450 ml है, मिलीलीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट खून का मतलब होता है 450 मिलीलीटर ब्लड, ठीक है। अब देखिए, खून की काफी कुछ बात हमने कर ली, लेकिन प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि ब्लड जो है भाई चिपचिपा है और क्षारीय है, ये सब तो ठीक है, लाल रंग का होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और क्षारीय होता है, चखने में कड़वा होता है, पीएच 7.4 होता है, ये सब बातें तो ठीक है। और रुधिर का जो है, जो हम स्टडी करते हैं, वो विज्ञान की हिमेटोलॉजी नाम की जो शाखा है उसके अंतर्गत करते हैं, ये सब बातें तो ठीक है, हमने कर ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रुधिर या ब्लड जो है वास्तव में है क्या? आखिर है क्या?
हमारा जवाब है रुधिर जो है, ब्लड जो है, वो एक संयोजी ऊतक है। क्या है? एक संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू। CONNECTIVE, कनेक्टिव टिश्यू, TISSUE, कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर क्या है? ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संयोजी ऊतक क्या होता है? देखिए, संयोजी ऊतक जो है इसमें दो शब्द हैं। एक तो है संयोजी यानी कनेक्टिव, और दूसरा शब्द है ऊतक यानी टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों का अर्थ बताएंगे। संयोजी का मतलब या कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? संयोजी या कनेक्टिव का मतलब होता है आपस में जोड़ने वाला, विभिन्न चीजों को, अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ने वाला, संयोजी या कनेक्टिव उसको हम कहते हैं। और ऊतक का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने आपको पिछले पाठ में भी बताया था कि देखिए, पहले संयोजी की बात हम कर लें। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, रुधिर है, हमने बताया संयोजी का मतलब होता है आपस में जोड़ने वाला। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो रुधिर है, हमारा जो ब्लड है, वो हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक, टिश्यू व अंग यानी ऑर्गन तक पहुंचना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बिना खून के वो जो अंग है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रुधिर के माध्यम से ही, ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अपशिष्ट जो भी पदार्थ हैं उन सब का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अर्थात ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अपशिष्ट पदार्थ शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। इसीलिए रुधिर को, इसीलिए ब्लड को हम एक संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी अंगों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई संयोजी क्यों कहते हैं इसकी। अब ऊतक का क्या मतलब है? यहां पर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि रुधिर एक संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात तो ठीक है, और संयोजी का अर्थ भी हम जानते हैं कि आपस में जोड़ने वाला या संयोजन करने वाले को हम संयोजी कहते हैं। परंतु सवाल ये उठ रहा है कि ये ऊतक या टिश्यू शब्द क्या है? टिश्यू या ऊतक का मतलब क्या है? देखिए, इसके बारे में हम आपको पहले पिछले पाठ में भी बता चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको उसी बात को हम दोहरा देते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी सजीव हो, सजीव के शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं कोशिका। कोशिका, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सेल, CELL। जिस तरह से सेल ऊर्जा देता है ना, उस तरह से कोशिका में भी ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए कोशिका को भी हम सेल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, तो जितने भी सजीव हैं उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका या सेल। यानी हर सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के ही बनता है। ठीक है, अब देखिए, दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को हम कहते हैं ऊतक या टिश्यू। जब भी हम ऊतक या टिश्यू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर
कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, शामिल होती हैं। कई कोशिकाएं आपस में मिलकर ही ऊतक या टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दो या दो से अधिक टिश्यू या ऊतक मिलकर के भी एक नई संरचना बनाते हैं, एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक आपस में मिलकर के अंग या ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तंत्र को बोलते हैं सिस्टम। हमने सुना होगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अंग मिलकर के हमारे शरीर में एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ये सारे सिस्टम मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, शरीर या BODY, बॉडी, बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू आपस में मिलकर के अंग या ऑर्गन बनाते हैं, अंग या ऑर्गन आपस में मिलकर तंत्र या सिस्टम बनाते हैं, और तंत्र या सिस्टम सारे मिलकर के मानव के या सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, ये अब तक जो हमने चर्चा की है, इससे स्पष्ट होता है कि ऊतक या टिश्यू जो है वो क्या है? दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, अतः यह भी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ब्लड या ये जो रुधिर है ये भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, क्योंकि हर टिश्यू जो होता है, हर जो ऊतक होता है, वो कुछ न कुछ कोशिकाओं से मिलकर तो बना ही होता है। तो इसका मतलब ब्लड भी, खून भी किसी ना किसी कुछ खास कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। क्या आप जानते हैं कि ये कोशिकाएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं जिनके कि मिलने पर खून बनता है, या खून में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनका नाम क्या होता है? जानते हैं आप? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, रुधिर या ब्लड जो है, जो कि एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मुख्यतया 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको संक्षेप में हम RBC कहते हैं अंग्रेजी में, रेड ब्लड सेल्स। RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं या RBC को, रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, RBC, रेड ब्लड सेल या इरेथ्रोसाइट। ठीक है, तीसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट। नंबर 3 बिंबाणु, या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिसको अन्य शब्द में हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर जो कि एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 लाल रुधिर कणिकाएं, RBC, रेड ब्लड सेल्स, या जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। नंबर 3 श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC,
वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और नंबर 4 बिंबाणु या प्लेटलेट्स जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आइए, ये तो हो गई 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हमारे रुधिर में, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, उसके अंदर पाई जाती हैं। अब हम एक एक करके इन चारों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे